Hello, students. Good evening. Um, I wanted to say that due to some internet issues, I couldn't turn on my video today. Please, I want you to bear with that. अगर मैं हाँ, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं वीडियो बिल्कुल ऑन होता था, क्योंकि मैंने थोड़ा लोकेशन चेंज किया है अपना। यहाँ पे इंटरनेट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है? मैं चाहती हूँ मेरी वॉइस क्लियरली पहुंचे, भले ही मैं ना दिखूं, ठीक है बच्चों? All right. So, as you know, we have started the chapter Biotechnology and its Applications. हमने ये चैप्टर को स्टार्ट किया था और हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है? और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो देख के आने के लिए रिगार्डिंग द निमाटोड, ठीक है? तो कैसे एक निमाटोड टोबैको प्लांट को अटैक करता है, कैसे वहां पे आरएनए इंटरफेरेंस या फिर स्लाइसिंग होती है। स्लाइसिंग नहीं, साइलेंसिंग। पता नहीं क्यों स्लाइसिंग स्लाइसिंग यही आता है मुंह में। साइलेंसिंग प्रोसेस होता है, वो हम लोगों को देखना था, है ना? तो वो चीज हम लोग आज देखेंगे और आगे जो भी है वो सब कुछ आज कवर करेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अरे ये क्या आ गया, एक मिनट रुको भाई। अच्छा, ये शुरू से आ गया, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ से होना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे है आपका क्वेश्चन। क्राई जीन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन, ठीक है? जो क्राई जीन्स हैं वो किस में इंट्रोड्यूस होते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन है कि क्राई जीन्स किस प्लांट में इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? वेरी गुड कृष्ण पार्मर। आई वांट आंसर्स फ्रॉम और कौन है यहाँ पे? जेनवी भावनगर ऑल्सो। ओके, तो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था कि क्या है क्राइजीन। ओके, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस थुरियनजेनेसिस। इस बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। उस डिफेंस मैकेनिज्म को हम लोगों ने लिटरली चुरा लिया। कैसे चुरा लिया? इसका जो बीटी का जो जीन होता है ना, जो डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर रहा था, जो एक एंडोटॉक्सिन बना रहा था, उस एंडोटॉक्सिन का वर्क हम लोगों ने प्लांट में डाल दिया, ठीक है? किसमें? कॉटन में। तो इस बीटी से हमने एक जीन निकाला है, उसका नाम है क्राइजीन, ठीक है? सो ये क्राइजीन क्या करता है? ये रेस्पॉन्सिबल है टू प्रोड्यूस एन एंडोटॉक्सिन या फिर क्राई प्रोटीन, ठीक है? ये यूजुअली इनएक्टिव होता है। ओके, तो ये होस्ट में होगा बेटा, ठीक है? जब हम लोग एक क्राई जीन थ्रू अ प्लाज्मिड जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे कॉटन प्लांट में, तो तब क्या होगा? कॉटन प्लांट में एंडोटॉक्सिन रिलीज होगा, बट वो क्या होगा? इनएक्टिव होगा, ठीक है? वो इनएक्टिव रहेगा। कब एक्टिव होगा? जब कोई भी एक पेस्ट या फिर कोई इंसेक्ट आके कॉटन के पत्ते को खाएगा, तो तब क्या होगा? कॉटन में है एंडोटॉक्सिन। अब वो एंडोटॉक्सिन इनएक्टिव था, लेकिन इंसेक्ट की गट में जाके ड्यू टू अल्कलाइन पीएच वहां पे वो छोटे छोटे छेद कर दिया, मतलब छोटे छोटे पोर्स किया, एंड इवेंचुअली लाइसिस हो गया, तो इंसेक्ट मर गया, ठीक है? तो ऐसे होता है ताकि वो इंसेक्ट मर जाए और हमारा कॉटन बचा रहे। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्राइजीन को यूज किया और इंट्रोड्यूस किया कॉटन और कॉर्न में, ठीक है? इसका मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिया था, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखो उनके बारे में, ठीक है? क्राई ए, क्राई 1AC, क्राई 2AB, क्राई 1AB, ठीक है? कॉटन बॉलवर्म एंड कॉटन बोरर, सॉरी कॉर्न बोरर, ठीक है? ये आपको याद रखना है। चलो, तो बीटी कॉटन के बारे में किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? डज एनीवन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग बीटी कॉटन? नो, आई गेस क्लियर है ना? ओके, तो हाँ, अब मुझे बताओ बच्चों, हैव यू सॉ दैट वीडियो? आपने वो वीडियो देखा क्या? दो वीडियोस थे खान एकेडमी में, मैंने एक का लिंक भेजा था। सच बताओ, देखा या नहीं देखा, या फिर देखा समझ में नहीं आया? आई वॉन्ट रेस्पॉन्स माई स्टूडेंट्स। कैसे मुझे जाना है, उसका रेस्पॉन्स चाहिए ना? यू सॉ और यू डिडंट सॉ? अगर देखा, अच्छा तो देखा, कृष्णा ने देखा, बेटा समझ में आया? अंडरस्टूड लिखना, यस नहीं लिखना फिर। जेएनवी भावनगर, प्लीज समवन ऑफ यू, एनी स्टूडेंट ऑफ यू आके बेटा लिखो थोड़ा बहुत, कुछ भी मुझे समझ में आया कि आपने देखा या नहीं देखा वीडियो। कृष्णा ने तो देख लिया। आई एम टॉकिंग अबाउट जेएनवी भावनगर।
चलो ओके, तो पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, ये थोड़ा देख लेना बेटा। ओके, तो हुआ क्या था, हुआ क्या था। ओके, आप सब लोगों ने पढ़ा है बेटा डीएनए को, है ना, डीएनए आप लोगों को पता है, ये बहुत जरूरी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होके क्या बनाता है, आरएनए। आरएनए ट्रांसलेशन होके क्या बनाता है, प्रोटीन, ठीक है। अब ये प्रोटीन कुछ भी कैरेक्टर या फिर कुछ भी एक्सप्रेस करता है ना, कुछ भी एक एक्सप्रेशन के लिए कुछ भी वो हेल्प करता है, तो ये सब अब लोगों को पता ही है। तो अब हम लोग यहाँ पे निमाटोड का जो यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस में क्या कर रहे हैं, जहाँ पे निमाटोड और टोबैको का दो प्लांट्स का हम लोग ले रहे हैं, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स का जो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बेटा जो आरएनए है ना, इसको, इस आरएनए को हम साइलेंस कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हाँ तो चुप होके बैठ जा, ओके, तो चुप होके बैठ जा, ओके। तो इसको साइलेंस कर रहे हैं या फिर इंटरफेयर कर रहे हैं, मतलब उसके काम को इंटरफेयर कर रहे हैं। ओके, आरएनए का कोई पर्टिकुलर काम होता है, क्या काम होता है, आरएनए से प्रोटीन बनाना। अब हम चाहते हैं कि ये प्रोटीन ना बने, ओके, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आरएनए को इंटरफेयर करा रहे हैं, कुछ तो उसमें गड़बड़ क्रिएट कर रहे हैं ताकि प्रॉब्लम हो जाए। अब होता क्या है बेटा, अब यूजुअली होता क्या है, देखो होता क्या है, एक, ओके, तो कोई भी एक, देखो यहाँ पे हम लोग निमाटोड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक निमाटोड है, ठीक है, तो यहाँ पे एक निमाटोड है। तो ये जो निमाटोड है, ये जो निमाटोड है, इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म होता है और प्लांट के अंदर कुछ और मैकेनिज्म होता है। अब ये निमाटोड क्या करता है बेटा, ये जो निमाटोड है जिसका नाम है मेलॉइडिगाइन इनकॉग्निटा, ये कॉज करता है रूट नॉट डिसीज। किसको इन्फेक्ट करके, टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करके, स्पेसिफिकली रूट रीजन में, ठीक है, स्पेसिफिकली रूट रीजन में ये प्रॉब्लम कॉज करता है, ठीक है, प्रॉब्लम कॉज करता है। तो अब आप लोगों को क्या देखना है, अब आप लोगों को देखना है, अब अगर आपने वीडियो देखा होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, आपको पता होगा, क्या पता होगा कि देखो बेटा एक चीज होती है, ओके, तो यहाँ पे, ओके, इस निमाटोड को हटाओ, इसको हटाओ साइड में, तो यहाँ पे नीचे से देखो क्या होता है ना, फर्स्ट चीज होता है यहाँ पे इन्फेक्शन, ओके, यहाँ पे इन्फेक्ट कराते हैं हम लोग, ओके, इन्फेक्ट कराते हैं बाय अ वायरस, ठीक है, समझ लो एक वायरस से इन्फेक्ट करा लिया। अब ये सब कुछ सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है, ये सारा कुछ जो है ये एक सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब ये जो वायरस, समझो एक बैक्टीरियोफेज था जिसने इन्फेक्ट किया, तो इसने अपना डीएनए डाल दिया भाई यहाँ पे, है ना, तो इसने अपना डीएनए डाल दिया यहाँ पे, ओके, या फिर अगर वायरस है तो सारी आरएनए डाल दिया इसने। तो अब ये जो आरएनए है, ये जो आरएनए है, ओके, तो ये कैसा होगा बेटा, ये होगा समझो डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, ये कैसा होगा बेटा, ये एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये क्या होगा, छोटे छोटे पीसेस में कट होगा, ठीक है, ऐसे करके ये कट होता है छोटे छोटे पीसेस में। कौन कट कर रहा है इसको, एक एंजाइम है जिसका नाम है डाइसर। आपने डाइस सुना होगा, डाइस मतलब बेटा काटना, ओके, जैसे प्याज को आप डाइस कर रहे हो, चॉप कर रहे हो, ऐसे डाइसर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड आरएनए यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो डाइसर एक एंजाइम है, इसने ब्रेक करके ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, ऐसा कुछ इसने अपना स्ट्रक्चर बना लिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे और एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स आएगा जिसका नाम है रिस्क, ठीक है, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स आएगा जिसका नाम है रिस्क। अब इसने ये क्या करेगा, ये जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ना, इसको सेपरेट करेगा, ओके, इसको सेपरेट करेगा और बनाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अब आप एक एक की बात हो रही है यहाँ पे ऐसे सेपरेट करेगा, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इसे सेपरेट करता है, इसमें एक बन जाता है सेंस स्ट्रैंड, दूसरा बन जाता है एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है, एक सेंस स्ट्रैंड बनेगा, एक एंटी सेंस स्ट्रैंड बनेगा, ये सेंस स्ट्रैंड, ये एंटी सेंस स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब क्या हुआ था, यहाँ पे एक नॉर्मल सेल था बेटा, एक नॉर्मल सेल था, ये जो नॉर्मल सेल है, हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस होता है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। अब इस सेल में एक वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए था, ठीक है। अब ये सेल अपने आप को कैसे बचाएगा वो मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, ये सेल अपने आप को कैसे बचाएगा,
वो दिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो एंटीसेंस आरएनए है ना, तो यहाँ पे छोटा पड़ गया, मैं इसको यहाँ पे बाहर लगा के दिखाती हूँ। ये जो एंटीसेंस आरएनए का स्ट्रैंड है ना बेटा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो इस सेल के अंदर एमआरएनए था, ठीक है, जो सेल के अंदर एक स्पेशल एमआरएनए था ना, उसके साथ इसने बाइंड कर लिया। ओके, उसके साथ इसने बाइंड कर लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो एंटीसेंस आरएनए है ना, ये किसका है बेटा, ये वायरस का है, ये वायरस का आरएनए है। और जो नीचे इसका कॉम्प्लीमेंट्री, एंटीसेंस का कॉम्प्लीमेंट्री जो सेंस स्ट्रैंड बना है एमआरएनए, ये किसका है बेटा, ये सेल का है, ठीक है। अब जब वायरस और सेल का एमआरएनए ऐसे कोडिंग करके स्ट्रैंड बनाता है, तो अब एक एंजाइम एक्ट होता है, ये एंजाइम है स्लाइसर, ठीक है, ये स्लाइसर एक एंजाइम है। ये अब आके क्या करेगा बेटा, इस एंजाइम को सारा को डिस्ट्रॉय करेगा, इनको सारे को डिस्ट्रॉय करेगा। तो अब क्या होगा, जब एमआरएनए ही नहीं है, कोई भी एमआरएनए नहीं है ना, वायरस का एमआरएनए बचा है ना सेल का एमआरएनए बचा है, तो अब क्या होगा बेटा, प्रोटीन ही नहीं बनेगा, है ना। जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो वायरस ने जो अपना डीएनए डाला था वो एक्सप्रेस ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस वायरस के आरएनए से बनना था प्रोटीन, और वो प्रोटीन कुछ इफेक्ट कॉज करके डैमेज करता था। अब ये वायरस का जो आरएनए है वो ही चला गया, वही क्या करते हैं हम, हमारे सेल ने उसको स्लाइस कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो प्रोटीन नहीं बना, तो हमारी जो सेल है, जो पर्टिकुलर सेल है, ये डिफेंड हो गया, ठीक है। तो ये एक चीज आपको समझना है बिफोर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? ये एक नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है बेटा, ये सारी यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, ठीक है, ये सारी यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। मैंने बस आपको एक एग्जांपल लेके बताया, एक वायरस है जो एक सेल के अंदर इन्फेक्ट किया, तो उसका जो इन्फेक्टेड वायरस था उसको डाइसर एंजाइम ने पहले डाइस किया, फिर रिस्क ने उसको सेपरेट करके ऐसे किया। अब यहाँ पे ये सेंस स्ट्रैंड सेपरेट होगा एंटीसेंस के साथ, और ये सेंस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, ऐसा मत समझना कि हाँ मैम एंटीसेंस तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगा, इसका क्या होगा, इसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इवेंचुअली कोई भी आरएनए नहीं बचा, और ये जो आरएनए है हमारे सेल का और वायरस का, दोनों ही डिस्ट्रॉय होके जो वायरस है वो अपना कुछ भी जलवा यहाँ पे नहीं दिखा पाया, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना? अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल इंटरफेरेंस होता क्या है। अब देखो बेटा, एक सिंपल सी चीज है, मैं आपको बताती हूँ। इस टाइप का मैकेनिज्म हर प्लांट में होता है, हर निमेटोड में होता है, हर ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक के होता है ना, हर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो अब हमको क्या करना है, अब हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस कैसे करते हैं। ओके, तो अब हम लेंगे बेटा निमेटोड एक निमेटोड स्पेसिफिक जीन। ओके, एक निमेटोड स्पेसिफिक जीन लेंगे। मैम इसका मतलब क्या है, निमेटोड स्पेसिफिक जीन का मतलब क्या है? मतलब ये है बेटा, निमेटोड आके इन्फेक्ट करने से पहले, ओके, निमेटोड आके इन्फेक्ट करेगा टोबैको को, तब रूट नॉट डिसीज होगा। हम क्या करेंगे, वो जो निमेटोड आके इन्फेक्ट करेगा उससे पहले ही हम निमेटोड से एक स्पेसिफिक जीन निकाल रहे हैं, ठीक है। हम उसमें से एक स्पेसिफिक जीन बाहर निकाल रहे हैं, ये है उसका डीएनए। किसका डीएनए है? निमेटोड का डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए को हम किस में इंट्रोड्यूस करेंगे? प्लास्मिड वेक्टर में इंट्रोड्यूस करेंगे। मैम कौन सा प्लास्मिड यूज कर रहे हैं आप लोगों को पता है? अगर प्लांट के लिए इंट्रोड्यूस हो रहा है तो हमारा और आपका फेवरेट टीआई प्लास्मिड, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन से एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो अब इस प्लास्मिड में अब हमारा ये डीएनए जाएगा, ठीक है। कौन सा डीएनए किसमें से निकाला था? निमेटोड से निकाला था, है ना बेटा, निमेटोड से निकाला था। वो डीएनए टीआई प्लास्मिड के साथ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो डीएनए यहाँ पे टीआई प्लास्मिड के साथ जाएगा। अब ये क्या बना? ये बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या फिर आप इसको बुला सकते हो रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, ठीक है। अब आप ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है इसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे? इंट्रोड्यूस कहाँ पे करोगे? होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करोगे। अब आप मुझे बोलो होस्ट सेल कौन है? टोबैको है ना, टोबैको है बेटा। ये सब प्रिपरेशन कब हो रही है? निमेटोड आके इन्फेक्ट करने से पहले। ओके, अभी निमेटोड नहीं आया है, तो निमेटोड नहीं आया उससे पहले हम निमेटोड से एक जीन निकाल रहे हैं, उसको प्लास्मिड के अंदर इंसर्ट करके रिकॉम्बिनेंट बनाया, इसको होस्ट सेल के अंदर डाला,
ठीक है। अब होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद क्या जादू हो रहा है यहाँ पे आप लोगों को पता है बेटा। अब ये जो डीएनए हमने डाला है अंदर, ये डीएनए क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा और आरएनए बनाएगा, है ना। तो आरएनए से ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनता है। ये सब तो सारे बच्चों को पता है ना। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल में प्रोसेस में आपने ये अच्छे से समझ लिया। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, जो होस्ट सेल के अंदर आपने डीएनए डाला था ना बेटा, ये ट्रांसक्राइब होके आरएनए बना, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो ये डीएनए था, ये डीएनए था, अब ये बना आरएनए। लेट मी चेंज द कलर। ये प्रॉब्लम क्या है ना मेरे राइटिंग टैब में, ये जल्दी कलर चेंज नहीं करता, पता नहीं इसकी क्या अलग ही मसला है इसका। ओके, तो यहाँ पे बना हमारा आरएनए, ठीक है। तो ये कौन है, ये डीएनए है। अब ये डीएनए क्या होगा बेटा, दो स्ट्रैंड्स हैं, दोनों ही स्ट्रैंड से आपको क्या मिला, एमआरएनए मिला, ठीक है। दोनों ही स्ट्रैंड से एमआरएनए मिला। अब ये एमआरएनए क्या होगा, अब ये जो एमआरएनए आपको बना है, अब ये जो एमआरएनए यहाँ पे आपको बना है, ये क्या होगा, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। अब ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो वो जब कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा तो इसी को तो हम कहते हैं ना एंटी सेंस स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। ओके, एक होगा एंटी सेंस स्ट्रैंड और एक होगा सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। तो अब ये जो बना है यहाँ पे, ओके, अब ये जो बना है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, अब ये क्या करेगा, एक तो देखो बेटा यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स हैं, एंटी सेंस और सेंस। हमको सेंस से लेना देना नहीं है, जैसे हमने देखा था ना मैकेनिज्म, सेंस से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है, एंटी सेंस से लेना देना है, ठीक है। एंटी सेंस से लेना देना है। अब ये एंटी सेंस क्या करेगा, ये एंटी सेंस क्या करेगा बेटा, अब जो होस्ट का था ना, होस्ट का जो था ना आरएनए, उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। अरे यार, एक सेकेंड बेटा, लेट मी चेंज द कलर। जो आरएनए था ना हमारे टोबैको का, जो टोबैको का आरएनए था, उसके साथ इसने ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे भी एंटीसेंस और सेंस स्ट्रैंड थे, यहाँ पे भी एंटीसेंस और सेंस स्ट्रैंड थे। बट प्रॉब्लम ये था कि ये जो है ये निमाटोड का था, है ना, ये निमाटोड का था। और ये किसका था बेटा, ये था हमारा टोबैको का। अब ये था हमारे टोबैको का। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, इसको जैसे ही हमने ज्वाइन होने के लिए छोड़ा इस आरएनए को, अब आपने देखा था यहाँ पे स्प्लाइसिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइसिंग या स्प्लाइसिंग नहीं, स्प्लाइसिंग नहीं, इसको अरे कट होता है भाई, बस ये स्प्लाइसिंग है साइलेंसिंग है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये मुझे लगता है कि ये बहुत टंग ट्विस्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लाइसिंग होता है, तो क्या होगा, दोनों ही आरएनए डिस्ट्रॉय हो गए। तो यहाँ पे कोई भी जो आरएनए है ना, तो जो एमआरएनए था वो एक्सप्रेस होके प्रोटीन नहीं बना, तो प्रोटीन नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन बिल्कुल नहीं बना। तो अब यहाँ पे मकसद क्या है बेटा, अब यहाँ पे हमारा मकसद क्या है, जो टोबैको का आरएनए था ना, जो टोबैको का आरएनए था ना, इसको हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, पहले ही, ओके, पहले ही हमने निमाटोड के साथ इंट्रोड्यूस करके इसको दोनों को साइलेंस कर दिया, ठीक है। अब क्या किया हमने, हमने निमाटोड का जो स्पेसिफिक जीन था उसको यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे साइलेंसिंग कर दी। अब क्या होगा, अब देखो साइलेंसिंग कर दिया, अब ना टोबैको का एमआरएनए है ना कुछ भी है। अब जब एक्चुअल निमाटोड आके इन्फेक्ट करेगा, एक्चुअली निमाटोड आके इन्फेक्ट करेगा, तो इसको ये एमआरएनए चाहिए ना बेटा, टोबैको का एमआरएनए चाहिए। अब ये टोबैको का एमआरएनए है ही नहीं, तो इफेक्ट कैसे करेगा या फिर इन्फेक्ट कैसे करेगा, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा आरएनए साइलेंसिंग या फिर आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है, डिड यू अंडरस्टैंड। तो हमने क्या किया, ओके, निमाटोड जैसे निमाटोड का एक जीन निकाला, प्लास्मिड में डाला, उसको रिकॉम्बिनेंट बनाया, होस्ट सेल में डाला। होस्ट सेल क्या है, टोबैको। अब टोबैको अंदर देखो बेटा, हमने डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं डाला था, हमने डीएनए डाला था। अगर डीएनए डालेंगे तो भी वो आरएनए बनेगा ही बनेगा आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, है ना। ट्रांसक्रिप्शन बनने के बाद यहाँ पे फिर आपको एंटीसेंस और सेंस स्ट्रैंड मिलते हैं। सेंस स्ट्रैंड तो अपने आप यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे भी स्प्लाइसिंग होगी, ये भी डिस्ट्रॉय होगा। और जो एंटीसेंस स्ट्रैंड है वो टोबैको के स्ट्रैंड के साथ फ्यूज करेगा, डबल स्ट्रैंडेड बनेगा, फिर स्प्लाइसिंग एंजाइम आएगा, इन दोनों को काटेगा। अब जो टोबैको का आरएनए था वो डिस्ट्रॉय हो गया निमाटोड के साथ मिलके। अब जब टोबैको का आरएनए ही नहीं है,
तो जब निमेटोड आके इसको इन्फेक्ट करना चाहा तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एमआरएनए है ही नहीं। एमआरएनए का हमने स्प्लाइसिंग कर दिया, साइलेंसिंग कर दिया, इंटरफेरेंस कर दिया। इज दिस क्लियर? क्या आपको ये समझ में आ गया? अब आप यहाँ पे ये टेक्स्ट बुक वाला चीज पढ़ो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अ निमेटोड, अरे क्या कलर है भाई ये, एक मिनट। अ निमेटोड Meloidogyne incognita infects the root of tobacco plant causing the reduction in yield. मैंने बताया ना ये क्या कॉज करता है, रूट नॉट डिसीज। ओके, रूट नॉट डिसीज करता है ये निमेटोड बाय अटैकिंग द टोबैको प्लांट, ठीक है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय आरएनए इंटरफेरेंस स्ट्रेटजी, ठीक है। इस स्ट्रेटजी से हम लोग इसको प्रिवेंट कर रहे हैं। RNA interference is a method of cellular defense in all eukaryotes. It prevents the translation of specific mRNA. हमने देखा ना, ट्रांसलेशन को रोका। कैसे ट्रांसलेशन को रोका? अगर mRNA ही नहीं है तो बेचारा ट्रांसलेशन होके प्रोटीन ही नहीं बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हर यूकैरियोट में होता है बेटा। इट प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है ना, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये समझाने के लिए ही मैंने ये सारा कुछ आपको समझाया। ये सारा कुछ मैंने समझाया ना। हाँ भाई, एक वायरस आया, सेल के अंदर गया, ये सेल कौन था? एक बेचारा कोई यूकैरियोटिक सेल था, है ना। तो इसमें आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है आपका ट्रांसलेशन जो एमआरएनए का है, ठीक है, एमआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ साइलेंसिंग ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। और कुछ लिखा ही नहीं आपके एनसीईआरटी ने। कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है बेटा? ये है वो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए डबल स्ट्रैंडेड। ये डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना, ये जो है, ये आके सारा कुछ मामला सुधारता है, ठीक है, बेटर करता है। इसने कुछ बताया ही नहीं। आपकी एनसीईआरटी ना, मैं सच में बताती हूँ, कई बार चीजें अच्छी देता है लेकिन इनकम्प्लीट देता है, बच्चे बहक जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, इट प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आप मुझे पूछोगे मैम ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल आएगा कैसे? इसको बेटा हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कैसे आएगा। अब आप मुझे पूछोगे हाँ मैम डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए से हो रहा है काम, लेकिन कैसे आएगा? यहाँ पे देखो, द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इज फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय आरएनए वायरस। मैंने बताया ना, एक वायरस वहां पे हमने भेजा और उससे इन्फेक्शन कॉज करवाया, और उससे क्या मिला? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, उससे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनता है। तो एक वो है, एक ये है सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। दूसरा क्या है? ट्रांसपोजॉन्स। बेटा ये याद रखो, ट्रांसपोजॉन्स ये है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, ठीक है। इनको भी आप ऐड कर सकते हो विया आरएनए इंटरमीडिएट, ठीक है, और ये जाके रेप्लिकेट करके उसका काम करेगा। ट्रांसपोजॉन्स के बारे में आपका होमवर्क है, चेक करो और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालो, ठीक है। उसको जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। आपके लिए सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि आप इस पे रिसर्च करो, ठीक है। तो सोर्स कौन है? आरएनए वायरस और ट्रांसपोजॉन। ओके, ये दोनों से हमने क्या किया बेटा? आरएनए का साइलेंसिंग किया। तो ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया ना? इतना समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे देखो, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल, ओके, हमने उसको डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल ऐड किया जिनमें नहीं था, एक तो ट्रांसपोजॉन के थ्रू या फिर आरएनए, ठीक है, आरएनए वायरस के थ्रू। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग? यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, ओके, निमेटोड स्पेसिफिक जीन दैट इज डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट प्लांट, ठीक है। हमने क्या किया बेटा? निमेटोड स्पेसिफिक जीन उसका निकाला डीएनए और इसको होस्ट में इंट्रोड्यूस किया। ओके, इट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस स्ट्रैंड्स इन होस्ट सेल। मैंने दिखाया ना, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए बनेगा तो दोनों ही स्ट्रैंड्स बनाएगा, सेंस स्ट्रैंड भी बनाएगा, एंटीसेंस स्ट्रैंड भी बताएगा। अब मुझे बेटा आप ये मत पूछो कि मैम ये सेंस और एंटीसेंस क्या है। आपको पता है ना बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, ओके, कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, वही है ये सेंस और एंटीसेंस स्ट्रैंड, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बोथ प्रोड्यूस होता है। दीज आरएनएस आर कॉम्प्लीमेंट्री, so they form double stranded RNA. It initiates the RNA interference and silence the specific mRNA of the nematode.
Thus, parasite cannot survive in a transgenic host and expressing the specific interfering RNA. ठीक है? Thus, parasite cannot survive in a transgenic host expressing the specific interfering RNA. ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है आपको समझ में आ गया ना बेटा? हमने वेक्टर निकाला, उसमें अंदर अंदर डाला, इसके यहाँ पे डाला। अब जब निमेटोड आके इसको इन्फेक्ट करेगा, वो यहाँ पे रहेगा नहीं। ठीक है, रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं होगी और प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, आपने इतना याद रखना है, ये बहुत ज्यादा काफी है आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो कह रहा है ना कि कॉम्प्लीमेंट्री है, आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, और ये वो इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी की बात हो रही है। ओके, एक निमेटोड का, एक टोबैको का, दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और कई कबार केसेस में, ओके बेटा, अब एक बात मैं बताती हूँ, बहुत सारे केसेस में जो होता है ना, ये होस्ट का बच जाता है, सिर्फ जो इन्फेक्टेड है ना, या फिर हमने आर्टिफिशियल जीन जो ऐड किया निमेटोड का, सिर्फ उसका डैमेज होगा, टोबैको का बचेगा। कई बार ऐसे भी होता है, कई बार दोनों ही डैमेज होते हैं। अब ये इतना डिटेल आपको जरूरी नहीं है, बस मैं चाह रही थी कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले, तो इतना इस पर टाइम मैंने जाया किया। Did you understand this? बेटा मैंने लिटरली अपना आधा घंटा इस पे डाला है, इवन तो मैंने आपको बोला था वीडियो देख के आने के लिए। क्लियर नो? व्हाट अबाउट जेएनवी भावनगर? जेएनवी भावनगर बेटा। ओके, आई थिंक ऑलराइट। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ बेटा, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट है गोल्डन राइस। ओके, गोल्डन राइस के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस है क्या चीज? देखो बेटा, गोल्डन राइस जो है यूजुअली ये येलो कलर का एक राइस होता है। ओके, दिस इज अ येलो कलर्ड राइस विच इज वेरी रिच इन विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए में बहुत, वेरी गुड, विटामिन ए में रिच होता है। ठीक है, अब आप मुझे पूछोगे मैम ये गोल्डन राइस नेचुरल तो नहीं है, हमने इसको जीएमओ बनाया या फिर जीएमसी बनाया है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, कैसे बनाया? हमने बेटा डैफोडिल, आई होप यू नो व्हाट इज डैफोडिल। ओके, डैफोडिल एक प्लांट है, इसका फ्लावर देखा होगा आपने, बहुत खूबसूरत फ्लावर होता है। ठीक है, इस डैफोडिल प्लांट से हमने एक जीन एक्सट्रैक्ट किया जिसका नाम है बीटा कैरोटीन। ओके, तो बीटा कैरोटीन एक पिगमेंट है बेटा, बीटा कैरोटीन एक पिगमेंट है। इस पिगमेंट को प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है, ओके, बीटा कैरोटीन को प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है, इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, और इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको हमने मॉडिफाई किया ताकि ये विटामिन ए रिच हो सके। अब ये कैसे किया मैम? अब ये बहुत हाई लेवल की जेनेटिक इंजीनियरिंग है जो आपको जरूरत नहीं है जानने की। ठीक है, यही जानने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं बता रही हूँ ताकि आप याद रखो। ठीक है, तो इसमें विटामिन ए रिच इसको बनाया। ठीक है, अब ये जो जीन है ना बेटा, ये जो जीन है, इस जीन को इन्होंने टीआई प्लास्मिड के साथ मिलाया। ओके, टीआई प्लास्मिड के साथ मिलाया प्लस बीटा कैरोटीन का जीन, और इसको मिला के रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड बनाया। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड बनाया। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को, इस रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को कोई भी एक राइस वैरायटी में डाल के इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, एक तो कोई राइस वैरायटी में डाल के इंट्रोड्यूस किया। अब ये जो राइस वैरायटी थी, इसमें ये सारे कैरेक्टर्स दिखे, क्या दिखा? येलो कलर आया बिकॉज ऑफ बीटा कैरोटीन। हमने फिर इसको विटामिन रिच बनाया बाय इंट्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल विटामिन। तो ये सारा कुछ बन के हमारा जो राइस है वो अभी नॉर्मल राइस नहीं रहा, अब ये बन गया गोल्डन राइस। ठीक है, बस आपको गोल्डन राइस के बारे में इतना जानना जरूरी है। ठीक है, चलो अगला है हिरुडिन। ओके, व्हाट इज हिरुडिन? हिरुडिन इज नथिंग बट, ओके, ये पूछ लेता है बेटा कभी कभार, नीट में पूछा गया है हिरुडिन के बारे में। हिरुडिन इज अ नेचुरल एंटीकोआगुलेंट। ओके, इट इज अ नेचुरल एंटीकोआगुलेंट। जिन बच्चों को नहीं पता कि एंटीकोआगुलेंट क्या होता है, देखो बेटा, कोआगुलेशन का मतलब क्या है, आप समझो, आप समझो। आप कुछ काम कर रहे थे, आपका हाथ कट गया। ओके, यू गॉट अ वुंड ऑन योर हैंड, आपके हाथ कट गया। अब क्या होगा? अब खून ऐसे बह तो नहीं रहता है ना, आपके बॉडी में सेल्स हैं, आपके बॉडी में जो ब्लड है, उस ब्लड से फाइब्रिन होगा, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, सारा कुछ मिला के कोआगुलेट करते हैं आपके ब्लड को, और उसको ब्लड जो फ्लो होता है उसको रोकते हैं।
ठीक है, ब्लड फ्लो को रोकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोआगुलेशन, रोकना, ब्लड को रोकने को कोआगुलेशन कहते हैं। ठीक है, कुछ पिगमेंट से होता है, कुछ फैक्टर से होता है। ठीक है, फैक्टर 8 होता है, फैक्टर 9 होता है, दोज आर क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, वो होता है। आपने ये देखा है ना बेटा, यू हैव सीन दिस इन अ रॉयल डिसीज, ब्लीडर्स डिसीज। जिन बच्चों को मैंने पढ़वाया है, आपको मैंने पढ़ाया है बेटा, आपको पता होगा, वहां पे मैंने आपको दिखाया है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन पे कन्वर्ट होगा, फिर थ्रोम्बिन जो है वो कोआगुलेशन करेगा, है ना, तो वो कोआगुलेशन है। अब क्या होगा, हम चाहते हैं कि कोआगुलेशन ना हो, ओके, ब्लड क्या कहते हैं, वो कोआगुलेट ना हो, वो मतलब घट ना हो, ऐसे ब्लड फ्लो होता रहे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटी कोआगुलेंट। ठीक है, तो आपको ये नेचर में कहाँ देखने को मिलेगा, आपको ये नेचर में देखने को मिलेगा बेटा लीचस में। लीच पता है, लीच, ओके, तो लीच जो है ना बेटा, ये फर्स्ट क्या करता है, आपको आपके बॉडी के अंदर ये हिरोडिन इंट्रोड्यूस करता है। हिरोडिन इंट्रोड्यूस करके क्या होगा, ये जो ब्लड है ना आपका, वो उसको सक करके पिएगा। अभी ब्लड सक करते करते कोआगुलेशन ना हो, इसीलिए ये ऐड करता है एंटी कोआगुलेंट हिरोडिन, ये नेचुरल एंटी कोआगुलेंट है। ठीक है, तो ये होता है लीच में। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, बहुत सारे एनालिडा के दूसरे में भी होता है। ओके, तो हिरुडिनेरिया हो गया, मेडिसिनल लीचेस हो गया, उनमें सब में ये एंटीकोएगुलेशन होता है। बट हमने क्या करना है, इस हिरुडिन को जब हम ऑपरेशंस करते हैं ना बेटा, तो ऑपरेशंस के टाइम पे वहां पे हिरुडिन बहुत काम आता है, तो ये नेचुरली इसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने क्या किया बेटा, इसका केमिकल सिंथेसाइज किया। ओके, तो इसका हमने केमिकल सिंथेसाइज्ड हिरुडिन बना लिया। तो कैसे किया मैम, कैसे किया आपने, केमिकल सिंथेसाइज्ड हिरुडिन कैसे बनाया, वो हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमने प्लांट लिया बेटा ब्रासिका नापस। ओके, ब्रासिका नापस प्लांट का नाम है, जो मूली की फैमिली है ना, मूली, ब्रासिका। ठीक है, तो ब्रासिका नेपस प्लांट से हमने उसके सीड्स निकाले। ठीक है, इसमें से सीड्स निकाले और इसमें आपको मिलेगा हिरुडिन। ओके, इसमें से आपने एक्सट्रैक्ट किया हिरुडिन को। ओके, इसमें से आपने हिरुडिन एक्सट्रैक्ट किया और इसको आपने प्यूरिफाई किया। ओके, हिरुडिन, इसको आपने प्यूरिफाई किया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये ऐसे आप कर सकते हो, ये प्लांट में भी हिरुडिन प्रेजेंट होता है। अब ये नेचुरल प्रोसेस है। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है बेटा, ये जो ब्रासिका नापस के अंदर ये जो हिरुडिन प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो ब्रासिका नेपस के अंदर जो हिरुडिन प्रोड्यूस करने वाला जो कंपोनेंट है, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लो, उस जीन को एक्सट्रैक्ट कर लो, उसमें आप टीआई प्लास्मिड को मिलाओ, और आप किसी भी अदर, ओके, आप कहीं पे भी इसको इंट्रोड्यूस करके होस्ट में आप इसको अबंडेंट अमाउंट में बना सकते हो। ठीक है, ये आप ऐसे नॉर्मल प्लांट से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन आप कितने प्लांट्स मारोगे बेटा, कितने प्लांट्स का आप कत्ल करोगे, है ना, तो इससे अच्छा है ब्रासिका नापस से उस जीन को एक्सट्रैक्ट कर लो, टीआई प्लास्मिड लगाओ, होस्ट में डालो और इसको बायोरिएक्टर में ग्रो होने के लिए छोड़ो, और आपको जो चाहिए जीन, ठीक है, आपको जो कॉम्पोनेंट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट हिरुडिन। ठीक है, अब एक दूसरा है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टोमेटो राइपनिंग। ओके, इसमें भी आप देखोगे कि जीएमओ यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं और एक स्क्रीन लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ प्रिवेंशन ऑफ टोमेटो राइपनिंग। देखो बेटा, प्रॉब्लम क्या होती है ना फार्मर्स को, दूसरा जो क्रॉप होता है उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, यूजुअली टोमेटो में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों, किसको आप ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना, तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो टोमेटो राइपनिंग है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए और इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ओके, तो शेल्फ लाइफ ऑफ टोमेटो, ठीक है, टोमेटो का शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले हम लोग लेंगे टोमेटो, ओके, सो यहाँ पे हम लोग लेंगे टोमेटो। ठीक है,
तो टोमेटो का हम क्या करेंगे बेटा, इसका राइपनिंग जीन बाहर निकालेंगे। ओके, जो राइपन करने के लिए होता है ना जीन, ठीक है, तो वो अब राइपनिंग जीन क्या होगा, वो कुछ एंजाइम देगा ताकि टोमेटो राइपन हो। तो हम क्या करेंगे, इस राइपनिंग जीन को, ओके, तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, वो कौन सा जीन है बेटा, इस जीन का नाम लिख लो, इसको कहते हैं पीजी जीन, दैट इज पॉली गैलैक सॉरी पॉली गैलैक्टोरोनीस, ठीक है। तो ये जीन है बेटा, इसको आप सिंपल में पीजी जीन भी कह सकते हो, ठीक है, पीजी जीन, पी एंड जी, ठीक है। ये वो जीन है जो राइपनिंग जीन है टोमेटो का, इसको क्या करेंगे, साइलेंस करेंगे, ठीक है, साइलेंसिंग दिस जीन, ठीक है, साइलेंसिंग दिस जीन बाय आरएनए इंटरफेरेंस, बाय आरएनए इंटरफेरेंस। तो ये करने के बाद आपको कौन सा टमाटो मिला, आपको मिला फ्लेवर सेवर टोमेटो, ठीक है। ये कौन है बेटा, ये है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। तो नॉर्मल जो टोमेटो राइपनिंग होती थी उसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया और हमने बनाया फ्लेवर सेवर टोमेटो, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन इन मेडिसिन। ओके, तो यहाँ पे देख लो बेटा जीन थेरेपी। ओके, तो जीन थेरेपी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, ओके, आप लोग बहुत बाहर आ रहे हो, मीटिंग के अंदर जा रहे हो, बाहर आ रहे हो, आपको फ्लेवर सेवर टमाटो समझ में आ गया ना? चलो वो नहीं दिखाएगा, अब वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। जो नॉर्मल टोमेटो है वो स्पॉइल होता है, तो वो स्पॉइल ना हो इसीलिए हम लोग पीजी जीन को निकाल रहे हैं और उसका आरएनए साइलेंसिंग कर रहे हैं, जैसे हमने निमाटोड का करवाया, निमाटोड इन्फेक्शन ना हो टोबैको में, ऐसे ही हमने आरएनए साइलेंसिंग किया ताकि इससे हमें फ्लेवर सेवर टोमेटो मिले। जो फ्लेवर सेवर टोमेटो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, याद रखो बेटा, ठीक है। इसमें साइलेंसिंग होती है, साइलेंसिंग ऑफ जीन बाय आरएनए इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, वो चीज याद रखो। चलो एप्लीकेशन इन मेडिसिन में मैंने आपको इंसुलिन के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। तो इंसुलिन को किसने बनाया था फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियली, एली लिली एक अमेरिकन कंपनी होती है, ओके। सो एली लिली एक अमेरिकन कंपनी, अरे एली लिट्टी हो गया ये तो, खैर एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है जिसने जेनेटिकल इंजीनियर, जो क्या कहते हैं नेचुरल, ओके, नेचुरल इंसुलिन का एक्सट्रैक्ट किया। ओके, पहले हम लोग क्या करते थे बेटा, पिग से निकालते थे, काऊ से निकालते थे, और उसमें से बहुत प्रॉब्लम होती थी, है ना। तो कैटल पिग से निकालते थे, बाद में आते आते हमने क्या क्या इस क्या कहते हैं मेथड को इंट्रोड्यूस किया, ताकि इंसुलिन जीन जो पैंक्रियास के आइलेट ऑफ लैंगरहेंस में होता है उसको हमने निकाला, उस जीन को चेन ए को अलग से हमने मल्टीप्लाई किया, चेन बी को अलग से मल्टीप्लाई किया, और दोनों को अलग से मल्टीप्लाई करने के बाद, ओके, अलग से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसको ज्वाइन किया बाय एडिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ऐड करके हमने बनाया इंसुलिन, ठीक है, जो एली लिली अमेरिकन कंपनी ने बनाया था। अब आपको यहाँ पे और एक चीज याद रखना है बेटा, एक और नेम है जिसका नाम है ह्यूम्यूलिन, ओके। जो नेचुरल इंसुलिन है वो तो है, और हमने जेनेटिकल इंजीनियर्ड इंसुलिन भी बनाया, है ना। लेकिन ये जो ह्यूम्यूलिन है, ओके, ये जो ह्यूम्यूलिन है, इस ये क्या है बेटा, दिस इज नथिंग बट जेनेटिकल इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है। तो हमने जो इंसुलिन बनाया इतने मुश्किल से, है ना, चेन ए को बनाया, चेन बी को बनाया, उनको फिर ज्वाइन किया बाय यूजिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, फिर जो हमें इंसुलिन बना है, एक्टिव इंसुलिन मिला है, जो इतने सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद मिला है बेटा, हम इसको नॉर्मल इंसुलिन नहीं कहते, इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कहते हैं, इसका नाम है ह्यूम्यूलिन, ठीक है। देखो बेटा डिफरेंस कुछ नहीं है, इंसुलिन एक नेचुरल इंसुलिन होता है जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ह्यूम्यूलिन वो है जिसको हमने आर्टिफिशियल कंडीशन में जेनेटिकली इंजीनियरिंग यूज करके बनाया है इंसुलिन, उसका नाम है ह्यूम्यूलिन, ठीक है। ये पूछा जाता है बेटा, आई एम स्ट्रेसिंग इट अगेन एंड अगेन, ये पूछा गया है और पूछा जाएगा भी,
आगे आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। हिम्यूलिन जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अब हम लोग आते हैं जीन थेरेपी में, ठीक है। सो जीन थेरेपी क्या है बेटा? इट इज अ मेथड टू करेक्ट द जीन डिफेक्ट इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। तो देखो बेटा, ये यहाँ पे लिखा है, इससे पहले मैं आपको बताती हूँ है क्या जीन थेरेपी, ठीक है। जीन थेरेपी में हम कोई भी एक हेरेडिटरी डिसीज को करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक हेरेडिटरी डिसीज है, उसको हम करेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक करेक्टिव थेरेपी है। ओके, सो दैट इज अ करेक्टिव थेरेपी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे मेथड्स यूज कर रहे हैं जिनके थ्रू हम लोग डायग्नाइज करें डिसीज और उसको करेक्ट कर सकें, ठीक है। तो इट इज अ मेथड टू करेक्ट द डिफेक्ट, जीन डिफेक्ट इन चाइल्ड और एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? जीन्स आर इंसर्टेड into a person's cell or tissue to treat the hereditary disease. It compensates from the natural non-functional gene. ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, आपके पास एक डिफेक्टिव जीन है, ठीक है। यू हैव सम डिफेक्टिव जीन हियर, ठीक है। आपके पास एक डिफेक्टिव जीन है, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे इस डिफेक्टिव जीन का सत्यानाश करोगे। कैसे करोगे? बाई एडिंग अ करेक्टिव जीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बाई एडिंग अ करेक्टिव जीन। मैम कैसे होगा? जीन थेरेपी इज ऑल अबाउट दैट, ठीक है। डिफेक्टिव जीन तो है, हम सब लोगों को पता है ना। तो इस डिफेक्टिव जीन को मारने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? करेक्ट जीन, ठीक है। करेक्टिव जीन का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जब हम इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये जो डिफेक्टिव जीन है वो इनएक्टिव हो जाएगा, और ये जो करेक्टिव जीन है ये एक्टिवेट होके जो भी सही करना है ना, जो डिफेक्टिव में प्रॉब्लम थी वो सही होता है, और इससे क्या होगा? एंजाइम बनेगा, और ये होगा प्रोटीन आपका। तो ये प्रोटीन क्या होगा बेटा? ये एक्सप्रेस होगा, है ना। ये प्रोटीन ही हमको एक्सप्रेशन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डीएनए था, जो डिफेक्टिव जीन था, ये डिफेक्टिव जीन था, और हमने इसको करेक्टिव जीन ऐड किया, ठीक है। करेक्टिव जीन जब ऐड किया तो इस करेक्टिव जीन से प्रोटीन बना, और ये प्रोटीन आपके बॉडी को नॉर्मलाइज करता है, ठीक है। तो ये एक मेथड है, ये एक मेथड है जिसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल और टिश्यूज टू ट्रीट द हेरिडिटरी डिसीज। इट कॉम्पनसेट्स फ्रॉम द नॉन फंक्शनल जीन, ठीक है। जो नॉन फंक्शनल जीन है उसका कॉम्पनसेट करके ये प्रोटीन बनाता है, जो हमने करेक्टिव जीन ऐड किया है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉमन भाषा में जीन थेरेपी, ठीक है। अब हमने जीन थेरेपी सबसे पहली बार कब किया? The first clinical gene therapy was given to a 4-year-old girl in 1990. उस लड़की को था क्या बेटा डिसीज? उसको था एडिनोसिन डी अमाइनेस की डिफिशियंसी, एडीए डिफिशियंसी था उसको। तो अब आप मुझे पूछोगे मैम ये एडीए है क्या? बेटा एडीए इज नथिंग बट एडिनोसिन डाई अमाइनेस, ठीक है। तो इसके बॉडी में एडीए की डिफिशियंसी कैसे हुई? ये हुई ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डी अमाइनेस, ठीक है। तो देखो बेटा, बॉडी में इसके म्यूटेशन हुआ। आपको पता है ना बेटा, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, म्यूटेशन सारा कुछ। म्यूटेशन में हुआ क्या? डिलीशन हुआ। यस यस कृष्णा, आई विल कम देयर, मैं वहां पे आऊंगी बेटा। ओके, वहां पे मैं आऊंगी। ओके, हम लोग देख रहे हैं ये हुआ कैसे, हम लोग कॉजेस देख रहे हैं। ट्रीटमेंट में आएगा, टी लिम्फोसाइड को निकाल के हम लोग दूसरा इंट्रोड्यूस करेंगे, वो वहां पे आएंगे हम लोग, ठीक है। सो डिफिशियंसी हुई कैसे? ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन, दैट इज म्यूटेशन हुआ। और कौन से जीन में प्रॉब्लम हुआ? जो जीन एंजाइम बनाता था एडिनोसिन डीअमाइनेस, ठीक है। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे बेटा दो तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्क्रीन ले लेती हूँ, आप इसको अच्छे से समझ लेना। यार इसका प्रॉब्लम क्या है? ओके, तो यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे देख लो, जीन थेरेपी के दो अप्रोचेस हैं, ओके। जीन थेरेपी के दो अप्रोचेस हैं, जीन थेरेपी अप्रोचेस, क्लियर? जो पहला अप्रोच है, दिस इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। एक है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन एक अप्रोच है।
दूसरा अप्रोच क्या है, इसको हम कहते हैं एंजाइम ट्रीटमेंट थेरेपी। ओके, एंजाइम ट्रीटमेंट थेरेपी। तो हमने देखा बेटा, ओके, एडीए डिफिशियंसी हुई, ओके, तो उसमें हम लोग यहाँ पे दो अप्रोचेस से जीन थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोच का नाम क्या है बेटा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कृष्णा ने बताया, ओके, हम लोग इसके सारे जो टी सेल्स हैं, ओके, जो सारे ही टी सेल्स हैं, इसको हमने निकाला इसके बोन मैरो से। ओके, टी सेल्स फ्रॉम बोन मैरो, ठीक है, फ्रॉम बोन मैरो आर टेकन आउट। ओके, इनको हमने बाहर निकाला, ठीक है, इनको हमने बाहर निकाला। अब हमने क्या किया, बाहर निकाल के जो नॉर्मल एडीए है ना, जो नॉर्मल एडीए जीन, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया बाय यूजिंग अ वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर को यूज करके हमने यहाँ पे नया सा ट्रांसप्लांट किया बोन मैरो, ठीक है, जो नॉर्मल एडीए प्रोड्यूस करने वाला जीन था। समझ में आ रहा है बेटा, इसके बोन मैरो में हमने क्या किया, बोन मैरो से टी सेल्स को निकाला, ओके, टी सेल्स को निकाला, और हमने नॉर्मल एडीए जीन, ओके, तो नॉर्मल एडीए जीन को इंट्रोड्यूस किया। ओके, तो इसको हमने इंट्रोड्यूस, ओके, सो इंट्रोड्यूस्ड विथ वेक्टर, ओके, तो विथ वेक्टर टू पेशेंट, ठीक है, इसको पेशेंट के अंदर आपने डाला। ये एक टाइप का ट्रीटमेंट है, ये एक टाइप का ट्रीटमेंट है, ठीक है। जो दूसरा टाइप का ट्रीटमेंट है ना बेटा, जो दूसरा टाइप का जो ट्रीटमेंट है, ये है एंजाइम ट्रीटमेंट थेरेपी। यहाँ पे क्या होता है ना, जो फंक्शनल एडीए होता है ना, जो फंक्शन हो रहा है वो एडीए, ओके, उस एडीए को हम पेशेंट को इंजेक्ट कर रहे हैं, ओके, सो इंजेक्ट कर रहे हैं, पेशेंट को इंजेक्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, ये जो एंजाइम ट्रीटमेंट थेरेपी है ना, ये टेम्पोररी है, ओके, ये क्या है बेटा, दिस इज टेम्पोररी, ओके, ये टेम्पोररी है। लेकिन ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, ये परमानेंट हो सकता है, ओके, ये परमानेंट हो सकता है। मैम कैसे परमानेंट होगा, जब हम इसको, जब ये स्टेम सेल्स में होगा, ओके, जब ये बच्चा जो है स्टेम सेल्स की कंडीशन में होगा, या जाइगोट की कंडीशन में होगा, या फीटस की कंडीशन में होगा, तब अगर हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ तो ये परमानेंट होगा, हमने जीन थेरेपी को अच्छे से सक्सेसफुली किया। अब क्या होगा, आपने जब वो बच्चा वूम में था, आपने प्रॉपर डायग्नाइज नहीं किया, वो बच्चा पैदा हो गया, तो अब आप उसको पैदा होने के बाद ये सारा प्रोसेस नहीं कर सकते हो बेटा, जैसे टी सेल्स को रिमूव करना, बोन मैरो को फिर इंट्रोड्यूस करना, ये मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप अगर कर भी लोगे तो वो टेम्पररी होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, ताकि हम उसको एक्चुअली जो टाइम है वहीं पे उसका ट्रीटमेंट करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो बोन मैरो ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांटेशन है, ये परमानेंट है, ये परमानेंट सोल्यूशन है। और ये जो एंजाइम ट्रीटमेंट थेरेपी है, रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ये टेम्पोररी है। इसमें हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं एडीए को डायरेक्टली, ओके, और इवन दो इट इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, और ये सब करने के बाद भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ भाई आपने क्यूर किया डिसीज को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, ओके, यू कलेक्ट द lymphocytes, दैट इज T lymphocytes फ्रॉम द पेशेंट्स बोन मैरो एंड ग्रो इन अ कल्चर, ठीक है। आप इसको यहाँ पे कल्चर में ग्रो कर रहे हो, एंड आप उसमें क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हो, फंक्शनल एडीए, okay, introducing a functional ADA, that is complementary DNA into lymphocytes using retroviral vector and return to the patient, ठीक है। आप इसको वापस पेशेंट पे इंट्रोड्यूस कर रहे हो। दिस शुड बी पीरियडिकली रिपीटेड एज द lymphocytes आर नॉट इमोर्टल। मैंने बताया ना, ये आपको जब तक ये बच्चा जिंदा है, मतलब जब तक नहीं मर जाता, तब तक आपको ये करते ही रहना है बाय इंटरवल्स, कुछ इंटरवल्स तक आपको ये करते रहना है, जैसे 2 महीने को एक बार, या 6 महीने को एक बार, या 1 साल को एक बार, ये करते रहना है, ओके। ये कब परमानेंट होगा, मैंने बताया, जब वो जाइगोट, ओके, तो जाइगोट की कंडीशन में आपने डिटेक्ट कर लिया, तो तब आप उसके स्टेम सेल्स में ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है, स्टेम सेल्स में जीन को रेक्टिफाई कर सकते हो। या फिर जब वो फीटस कंडीशन में है, ठीक है, जब वो वूम में है, फीटस कंडीशन में है, तब आप इसको जब रेक्टिफाई करोगे, तो तब ये होगा परमानेंट। जब आप समझ लो बेटा बच्चा बाहर निकल गया,
तो उसके बाद ये जितने भी आपके ट्रीटमेंट हैं, है ना, क्या कहते हैं, बोन मैरो का हो गया, एंजाइम का हो गया, ये सारे ही क्या है बेटा, ये हैं टेम्पोररी। यहाँ पे लिखा है देखो, if a ADA gene from bone marrow cells is introduced into cells at early embryonic stages, it could be a permanent cure। ये याद रखो, it is very very important, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। सो अब बेटा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मैं कल की क्लास में करूंगी, ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ आपको समझाना है, पीसीआर के बारे में बताना है, एलेजा के बारे में बताना है, फिर मॉलिक्यूलर प्रोब, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो ऐसे समझो वेस्ट है, सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब चीजें बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं समझाऊं, बट समझाना भी काम है हमारा, क्या करें, क्योंकि ये इजी है बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, दीज आर द एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, दीज आर द एनिमल्स उस जीनोम हैज बीन ऑल्टर्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एन फॉरेन जीन बाय मैनिपुलेशन, ठीक है। आप अगर एक प्लांट में मैनिपुलेट करके ऐड कर रहे हो तो ट्रांसजेनिक प्लांट है, अगर एनिमल में कर रहे हो तो ट्रांसजेनिक एनिमल है। तब कैसे, किस एनिमल को ट्रांसजेनिक कर रहे हो, रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शीप, काउस, फिश। ऐसे नहीं कहना है कि मैम मैंने ट्रांसजेनिक ह्यूमन बनाया, ठीक है, ट्रांसजेनिक ह्यूमन बना रहे होते बेटा, ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे जीन्स होते हैं, बहुत कुछ चेंजेस करना होता है, ओके। तो यूजुअली ये एनिमल्स में ही होता है, ठीक है। तो ओवर 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। बेचारे देखो हमेशा यही बलि का बकरा बनते हैं, अब कोई करे भी तो करे ही क्या, है ना। तो बेनिफिट्स इसके हैं बेटा, हमारा टाइम हो गया है, बट स्टिल मैं थोड़ा कंटिन्यू कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, बेनिफिट्स देख के इस क्लास को खत्म करते हैं। टू स्टडी द रेगुलेशन ऑफ जीन ऑन नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, टू स्टडी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन डेवलपमेंट ऑफ अ डिसीज, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स करने में, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग में, एंड फिर केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में भी हम लोग बेनिफिट्स देख सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, टू स्टडी रेगुलेशन ऑफ जीन्स ऑन नॉर्मल physiology and development. Example, to study the complex factors such as insulin-like growth factor. Genes from other species that alter the formation of this factor are introduced and the biological effects are studied. This gives information about the biological role of the, okay. देखो बेटा मैं इसको इजीली आपको समझाती हूँ, होता क्या है ना, आपकी बॉडी में कुछ जीन है, आपकी बॉडी से उसको निकाल के हमने कोई भी एक माइस में डाल दिया या रैबिट में डाल दिया, उसको बना दिया हमने ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है, उसको हमने बना दिया ट्रांसजेनिक एनिमल। अब कोई भी नॉर्मल फिजियोलॉजी या फिर कुछ डेवलपमेंट करना है या फिर कोई भी ग्रोथ फैक्टर का, हम क्या करेंगे उसमें, माइस में या फिर रैबिट में चेंजेस को देखेंगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम ह्यूमंस को कंपेयर करके हम लोग चीजें करते हैं, है ना। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी या फिर कुछ डेवलपमेंट में भी यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज होता है। देन ट्रांसजेनिक मॉडल्स हेल्प्स इन इन्वेस्टिगेट द न्यू ट्रीटमेंट्स फॉर ह्यूमन डिसीज, ना सिर्फ फिजियोलॉजी जानने में या फिर ना सिर्फ क्या कहते हैं डेवलपमेंट में, दिस ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ अ डिसीज, ओके। तो यहाँ पे ह्यूमन डिसीजेस का जो रेक्टिफाई करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, उसका भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पे ट्रांसजेनिक मॉडल का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक मॉडल्स फॉर मेनी ह्यूमन डिसीजेस सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स, ठीक है, यहाँ पे भी हेल्प हो रहा है, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस biological products by introducing genes which codes for a particular product। ये important है, ये पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। ह्यूमन प्रोटीन दैट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा, ये कैसे पूछता है मैं बताऊं, सिंगल नहीं पूछता, हमेशा सिंगल नहीं पूछता, ये पूछता है मैच द फॉलोइंग में, जैसे मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, उस टाइप में के क्वेश्चंस में ये आता है, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन विच इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा, ठीक है। देन प्रोडक्ट्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये दोनों को ही हमने कहाँ पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ा है ना। तो यहाँ पे देख लो 1997 में रोजी थी, एक काउ है जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है विच हेल्प्स, ओके, जो प्रोड्यूस करती है ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क दैट इज 2.4 ग्राम्स पर लीटर, ठीक है। इट कंटेन्स ह्यूमन अल्फा lactalbumin, it is nutritionally more balanced product for human babies than natural cow milk, ठीक है। तब आपको पता है बेटा हमारे इंडिया में पहले से ही दूध को मतलब बहुत ज्यादा पूजा जाता है, ओके, बिना दूध के कुछ होता नहीं है। तो हमने क्या किया बेटा,
तो नेचुरली जो काउ मिल्क है, ये जो काउ मिल्क है, तो उसको हमने ज्यादा न्यूट्रिटिव बनाया, उसको हमने ज्यादा न्यूट्रिटिव बनाया बाय एडिंग द ह्यूमन प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन प्रोटीन इनिश्ड मिल्क किया। ठीक है, तो इसमें है क्या, इसमें है क्या, ह्यूमन अल्फा लैक्टोअल्बुमिन, इट इज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट, ओके, फॉर ह्यूमन बेबीज। तो हमने क्या किया, नॉर्मल काउ मिल्क को यूज करने की जगह इस मिल्क को यूज किया। ठीक है, क्योंकि ज्यादा न्यूट्रिशनल है और मोर बैलेंस्ड है। ठीक है, तो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग में भी हम लोग यूज करते हैं, ट्रांसजेनिक माइस को टेस्ट करते हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन में टेस्ट किया और देखा कि हाँ भाई ये वर्क हो रहा है या नहीं। ठीक है, कोई भी वैक्सीन टेस्टिंग में जैसे ये रिलायबल है या नहीं, वैक्सीन जो बना है वो यहाँ पे रिप्लेस हो करता है बाय द यूज ऑफ मंकीज टू द टेस्ट ऑफ सेफ्टी। ठीक है, पहले तो माइस है, दूसरा मंकी है। देखो बेटा, मंकी और हमारे बीच में 99.9% जो जीन है ना, जो डीएनए मेकअप है, वो सिमिलर है। ठीक है, आपने कोई भी एक टेस्टिंग करनी है तो मंकी के ऊपर करो, आपको पक्का मतलब मिल जाएगा कि हाँ भाई वो ह्यूमंस में होगा या नहीं होगा या क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, जहाँ पे टॉक्सिसिटी का टेस्टिंग होता है। सम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस देन द नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। देखो बेटा, अब ये पढ़ने से अच्छा मैं आपको सिंपल बताती हूँ। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स, ओके, कॉस्मेटिक्स होते हैं, वो बोलते हैं ना कि हमने इसको टेस्ट नहीं किया, दीज आर नॉट टेस्टेड, ओके, हमने कोई एनिमल को सताया नहीं इस प्रोडक्ट को टेस्ट करके, ऐसे। ठीक है, वो क्लेम होता है ना। तो वो एक चीज हो गया, वो एक चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, okay, so these transgenic animals carry genes which make them more sensitive to toxic substance. They are exposed to the toxic substance and effects studied. देखो बेटा, कोई भी चीज का टॉक्सिसिटी अगर जानना है तो हम ह्यूमन को तो नहीं एक्सपेरिमेंट कर सकते। अगर ह्यूमन कुछ होके मरवर गया तो फिर वो लीगल इश्यू हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग टॉक्सिसिटी टेस्ट करने के लिए कोई भी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि ये कितना टाइम तक रेजिस्ट करेगा, कब जाके मरेगा, या फिर कब इसको प्रॉब्लम कॉज होगी, या कब इसको डिसीज कॉज होगी, या फिर ये इमीडिएट रिजल्ट देता है, या कब जाके क्या होता है, ये कुछ सारा जो है ना, दीज आर ऑल टेस्टेड ऑन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सच बताओ ना, ये कराते टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि फील होता है ना बेटा, क्योंकि इतने सारे एनिमल्स हैं, हम लोग हमारे स्वार्थ के लिए, हमारे सेल्फिशनेस के लिए कितना एनिमल्स की बलि चढ़ा रहे हैं, विच इज रियली नॉट गुड। सो कर ही क्या सकते हैं। तो ट्राई करें, जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करें जिसमें टेस्टिंग ना हुई है, और जो वीगन प्रोडक्ट्स हैं ज्यादातर वो ट्राई करो। ठीक है, ताकि इन एनिमल्स को हार्म ना हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। तो ये जो एथिकल इश्यूज है, बस 3-4 स्लाइड्स हैं, वो कल कर लेंगे, और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कल पढ़ेंगे। उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होके आना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू अ 4 year old girl with the enzyme deficiency of ADA. वेरी गुड कृष्णा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, आज मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया, आपने पेशेंटली क्लास में बैठा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आपका होमवर्क है, ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके।